भले ही वो आपका रिलेशनशिप हो या दोस्त हो, काफ़ी टॉन्ट्स पड़ते हैं यार, काफ़ी टॉन्ट्स पड़ते हैं। जब पता नहीं, या तो मेरे बैचमेट्स वैसे थे या मेरे रिलेशनशिप्स वैसे थे, जहाँ मेरे को सीधा बोला गया था ये कि क्या तू स्टार्टअप चालू कर, क्या स्टार्टअप में जा रहा है तू, कितना कमाएगा, तेरा ईयरली इनकम क्या है, पैकेज क्या मिलने वाला है। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं 40-50 साल के बूढ़ों से बात कर रहा हूँ जब वो मेरे को ऐसा बोलते थे, जबकि वो मेरे साथ वाले लोग थे, राइट। इंटर्न से लेकर एंटरप्रेन्योर, मंकी ऑर्गेनाइजेशन के सुपरस्टार आयुष तिवारी, रणवीर शो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत दिनों से एपिसोड्स देख रहा था, सोच रहा था कब कैसे होगा। थैंक यू सो मच ब्रो। ये वाइब आपकी बहुत अलग है इन पर्सन, पर ओनली द पीपल हु नो यू वेल नो योर ट्रू वाइब। आयुष तिवारी की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं एक्चुअली थोड़ी लंबी इंट्रोडक्शन करूँगा, एक स्टोरी बतानी है आपके बारे में। तो बेसिकली हमारा जो पहला मंकी का ऑफिस हुआ करता था, वहाँ हमारा ये गोल था कि जितना हो सके मैक्सिमम टैलेंट्स हमें साइन करने थे यूट्यूब की दुनिया में। क्योंकि पहले मंकी सिर्फ एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, और हमारे दो बहुत की टारगेट्स ऑफिस को विजिट कर रहे थे वो दिन। यस और वो उस टाइम सिर्फ 4 लोग काम करते थे मंकी और बिया बाइस उसमें, राइट। मैं, विराज, राजस और नील कातर नवरे। और हमें उन दोनों लोगों को ये दिखाना था कि यार हमारी कंपनी में भी बहुत लोग काम करते हैं। तो मैंने विराज से कहा कि यार किसी को भी बुला ले और उन्हें बोल बैठने को यहाँ। तो विराज ने, मेरे को लगता है, आपको और 2 बंदों को बुलाया था ऑफिस में। या फिर वो जो हमारे 2 टारगेट्स थे उन्होंने विजिट किया, उन्हें लगा कि हाँ यार इस ऑफिस में तो बहुत लोग काम करते हैं, बिल्कुल भीड़ है ऑफिस में। बिल्कुल। और उनके जाने के बाद आप वहीं बैठ गए और आपने विराज से कहा कि चलो मुझे भी कुछ काम दे दो, सही करने बात है। लगूंगा। हाँ, इसके पहले की मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या स्टोरी थी। हाँ, तो फर्स्ट ईयर से चालू होती है स्टोरी, सेम इंजीनियरिंग कॉलेज। आप हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज से, राइट। डीजे सांगवी, शाउट आउट टू डीजे सांगवी। सो सेम कॉलेज, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स करके निकला हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ले ली, लगा था यार ये सब्जेक्ट तो फिर भी हो जाएगा मेरे से। BEE में ही पहले KT आ गई, जैसे ही सेम फर्स्ट टाइम फेल होना, सेम। वहाँ KT आने के बाद मैंने समझ लिया भाई इंजीनियरिंग अपने बस की तो है नहीं यार, जितना जल्दी सोच लो कुछ और कर सकते हो उतना जल्दी सक्सीड होगे भाई। तब मैंने देखना चालू किया कि कॉलेज में ही ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे इंटरेस्ट की होगी, क्योंकि वो मेरे लिए फर्स्ट अप्रोच रहता। E-Cell एक ऐसी चीज़ दिखी मेरे को, शायद वहाँ मेरा इंटरेस्ट रहेगा और मैं वहाँ जाके कुछ कर सकता हूँ। अब मैं गया हूँ फर्स्ट इंटरव्यू राउंड में, वहाँ मेरे को प्रिंसिपल, E-Cell का हेड और एक स्टूडेंट बैठा हुआ दिखा। वो स्टूडेंट था विराज शेठ। अब मुझे लगा भाई विराज शेठ साथ में बैठा है प्रिंसिपल के साथ, बहुत बड़ा बंदा होगा यार, कुछ किया होगा उसने जो वो वहाँ बैठा है। अब विराज सेठ से मेरी पूरे टाइम मैं उससे डरता रहता था कि भाई इसको मैं अप्रोच नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये बड़ा बंदा है, प्रिंसिपल के साथ बैठा है। अब एक दिन ऐसा आया जब एक छोटा सा काम करना था मेरे को, और विराज शेठ मेरे पास आया, बोला कि भाई तुझे जाके जेरोक्स लाना पड़ेगा। तो मैंने उसको सिंपल सी चीज़ बोली, भाई जेरोक्स के पैसे कौन देगा? वो बोलता है भाई तेरे को रीइंबर्स हो जाएंगे। और उस दिन मैंने उसे बोला कि नहीं भाई ये काम मैं नहीं कर सकता। उस दिन से लेके आज तक विराज मेरे को वो एक बात बोलता रहा है कि भाई तेरी वो चीज़ मेरे को बहुत सही पसंद है कि तूने ना बोला। तो वहाँ से विराज और मेरा चैप्टर चालू हुआ। अब सीधा सेकेंड ईयर पे हम लोग पहुँचे हैं। मैं एक दिन वापस BEE के लैब में बैठा हूँ, मेरे से प्रैक्टिकल हो रहे नहीं है। मैंने एक टेक्स्ट किया विराज को कि विराज भाई मेरे लिए कुछ काम रहेगा, तू कंपनी चला रहा है, कुछ तो बुला ले मेरे को, कुछ तो करा ले। सो ही टोल्ड मी कि भाई जब भी आएगा तो मैं बुला लूँगा। अब एक दिन मुझे टेक्स्ट आता है कि भाई आज आ जा। मुझे लगा कि भाई हो गया मेरा, अब मेरे को मिल गई इंटर्नशिप, बहुत सही। और वो दिन था ये वो दिन था ये जब मुझे बुलाया गया था एक सोफ़ा गर्म करने को, और मैं वहाँ बैठा था और मैं देख रहा हूँ 2 यूट्यूबर्स अंदर आ रहे हैं और सारा ऑफिस देख रहे हैं वो लोग ये सब, और मेरे से कुछ लिखाया भी गया वाइट बोर्ड पे कि ये लो लिखो वाइट बोर्ड पे। और मैं लिख रहा हूँ, मेरे को पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ, बट मैं लिख रहा हूँ।
पर वो मुझे पता नहीं था मेरा असेसमेंट भी हो रहा है वहीं पे, और वो कहीं ना कहीं विराज को भी, और आप भी थे वो रूम में, आपको भी ऐसा लगा? याद भी नहीं। आप थे वो रूम में, आप जस्ट घुसे थे क्योंकि वो फैन फेस्ट के आसपास वाला टाइम था। वो टाइम पे सब मुंबई में इसलिए थे क्योंकि फैन फेस्ट चल रहा था। और लिखा मैंने कुछ, आप भी थे, आपकी जो बात हुई रहेगी उसके कुछ दिनों बाद मैं वहाँ बैठ गया था, मैं काम चालू कर लिया था, नील के साथ घुल मिल गया था, नील के साथ बातें चल रही थी कि भाई तुम क्या करते हो, तब आपका एक वो दूसरा न्यूज़लेटर वाली चीज़ चल रही थी, वो सब चीज़ें चल रही थी, थोड़ा नॉलेज लिया वहाँ से। और मैंने एक दिन विराज को कॉन्फिडेंटली बोला कि विराज ऐसा ऐसा मैं कर सकता हूँ, प्लीज़ कुछ हो तो अब सीरियसली बिठा ले यार। अब बैठना पसंद करूँगा मैं, इधर ही काम करूँगा। तो सेकेंड ईयर था वो, जब विराज ने मेरे को फाइनली एक ऑफर लेटर दिया कि भाई अब तू बैठ जा। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि बिल्कुल उस दिन से लेकर आज तक आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई। 3 साल हो गए उस दिन। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल 3 साल पहले की बात है। तो एनीवे, आज आपकी एक खुद की कंपनी है जो मंकी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की ही कंपनी है, हाई पिच म्यूजिक कंपनी है। आप म्यूजिक के एक विज किड माने जाते हो म्यूजिक इंडस्ट्री में। थैंक यू सो मच। और आपके बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं जो आई डोंट नो अगर हम पॉडकास्ट पर उन प्लान्स के बारे में बात कर सकते हैं या नहीं। थोड़ा सा घुस सकते हैं, हाँ, बट आने वाले लोग देखते रहेंगे क्या होते रह रहा है। ये विराज और आपकी खास बात है। आई थिंक जैसे मैं और मान लो हमारी टीम में कौन है, मयांक है, संचित है, बहुत सारे बंदे हैं। यस, हमारी बियर बाइसेप्स की थोड़ी वाइब थोड़ी लाउड होती है। मंकी की वाइब है हम्बली काम करना, आप शांति से काम करते हो एंड यू लेट योर वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ। एज इन जो आपके रिजल्ट्स है, जो मंकी के नतीजे हैं, वो न्यूज़पेपर्स में दिखते हैं, मैगजीन्स में दिखते हैं। एंड इसलिए मंकी ने इतना रिस्पेक्ट गेन किया है मीडिया इंडस्ट्री में। सही बात है, यस। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है आपकी बेसिकली 3 सालों में। थैंक यू। उस ग्रोथ को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे मेंटालिटी वाइज और वर्क एथिक वाइज, आप किन 3 चीज़ों को हाईलाइट करना चाहोगे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अभी? राइट, पहली चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने बात स्टार्ट की जहाँ से, अपॉर्चुनिटी लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ इससे पिवोट होना है मेरे को और कुछ चीज़ क्लिंच करनी है, उसमें लेट नहीं करना चाहिए। वो ही टाइम पे ग्रैब करो, ढूंढो, आसपास देखो, आसपास हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है। अगर खुद को वो चाहिए तो मिलना है ही। आजू बाजू देखो, आपको कहीं ना कहीं वे मिलेगा और जल्द से जल्द उसको क्लिंच करो। सेकंड ये है कि अब मैं तो स्टार्टअप में आया हूँ, राइट। अगर आप कहीं से निकल के कहीं और जाना चाह रहे हो, लॉयल्टी एक ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टार्टिंग फाउंडेशन में। कहीं भी आप काम करने जा रहे हो, अपने काम के प्रति आपको लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। वो एक टेक अवे लिया मैंने। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे, सीरियसनेस। अगर आप सीरियस नहीं हो, अगर एक चीज़ ऐसी हुई और उधर से आपका मन हट गया, वो 2 तरफ हो सकता है, या तो आप एकदम ही नीचे चले जाओ वहाँ से, या एकदम ही ऊपर उड़ जाओ। मतलब अगर ये समझा नहीं। जैसे सपोज चलो आज मैंने एक कैंपेन कर रहा हूँ, मैंने एक अच्छा सा कैंपेन लॉक किया, अब उसके बाद दूसरा कैंपेन जब लॉक हुआ है, उसके बाद थर्ड कैंपेन के लिए मेरा कैसा मेंटल स्टेट है, या तो मैं बहुत हवे में उड़ जाऊँ कि यार फर्स्ट काम कर लिया, सेकंड काम, क्योंकि मैं इस पे इंटर्न एज एन इंटर्न बात कर रहा हूँ, राइट। तो अगर मैं वो 2 कैंपेन करने के बाद थर्ड कैंपेन में ऐसा सोच रहा हूँ कि यार मेरे से सब हो रहा है और मैं फोर्थ कैंपेन फिफ्थ कैंपेन ऐसे ही कर लूँगा, वो एक सबसे बड़ी गलत चीज़ है। और सेकंड ये लुक डाउन करना कि अरे यार क्या ये सही है, क्या मैंने सही अपॉर्चुनिटी ले ली, क्या सेम चीज़ तो मैं नहीं करता रहूँगा लाइफ भर। तो ये 2 चीज़, क्योंकि आप एज एन इंटर्न कोई चीज़ में घुस रहे हो, आपका भी अर्ली स्टेज है और आपने खुद वो चीज़ चूज़ की है कहीं ना कहीं। वेन एवर यू आर एंटरिंग एन इंटर्नशिप, इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम वॉट यू लाइक, राइट। तो अगर आप वो चीज़ में ये 2 गलतियां कर बैठते हो, या तो बहुत हवे में चले गए या बहुत नीचे चले गए कि बस यार अब नहीं हो रहा, वो आपको फ्यूचर में जब आप 1-2 साल बाद फुल टाइम किसी चीज़ में लगना चाहोगे ना, तब आपको बहुत इफेक्ट करेंगी। क्योंकि आपका मोरल कैसा रहने वाला है वो पूरा चेंज हो गया रहेगा वो 3 साल या 2 साल जब भी आप कोई इंटर्नशिप में हो। क्योंकि इंटर्नशिप लोगों को ऐसा लगता है कि सर्टिफिकेट के लिए मैं कर लूँ, या ठीक है टाइम पास करने के लिए मैं कर लूँ, या रेज्यूमे मेरा अच्छा दिखेगा। उस चीज़ के लिए नहीं होता है वो। आगे चल के वो बेसिकली आपका एक फाउंडेशन सेट करता है जो आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए रेडी कर रहा है, राइट। तो ये 3 चीज़, जैसे आपने पूछा, ये 3 चीज़, फर्स्ट तो अपॉर्चुनिटी क्लिंच करो, सेकंड सीरियस रहो चीज़ में, और थर्ड था लॉयल्टी
कि जो भी आप जिस भी कंपनी में अगर पहले घुस रहे हो या कोई स्टार्टअप में घुस रहे हो, अपने टीम मेंबर्स के प्रति लॉयल्टी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दे आर गोइंग टू पेव योर फ्यूचर इन अ वे, बिकॉज दे विल हेल्प यू विद अपॉर्चुनिटीज एंड मोर. मैं आपको अभी फ्लिप साइड के बारे में बताऊंगा कि आपको देखकर हमें क्यों लगा कि हाँ ये अपना युवराज सिंह बनेगा, या मैं आपको धोनी बुलाता हूँ, लाइक आप हमारे धोनी हो, कि मैं गांगुली हूँ, विराज, सचिन तेंदुलकर, आप हमारे धोनी हो, आप हमारे फ्यूचर कैप्टन हो. क्योंकि हमने आप में ये चीज़ देखी कि आपको जो भी काम दिया जाता था आप उससे दुगना काम करके आते थे और हमारी लाइफ और भी आसान करते थे, और आप खुद के फ्रेश यंग पर्सपेक्टिव्स भी लाते थे. फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया कि ये देखो ESM कैंपेन्स करते हैं, आप कर लो. तो पहली बार आपने किया, दूसरी बार आपने किया, तीसरी बार जो आपने किया वो हम तीसरी बार जब आपने कैंपेन अटेम्प्ट किया, आपने इतना बड़ा कैंपेन कर दिया कि हमारी एक्सपेक्टेशंस को भी एक्सीड कर दिया था. फिर हमें लगा कि ठीक है, इनमें हम इन्वेस्ट करेंगे कि ये हमारा धोनी बन सकता है. सेंचुरी मार दी उस कैंपेन में. फिर एक दिन विराज मुझसे आके कहता है कि आयुष ने इंटरनेशनल बिजनेस भी लाया, हम यहाँ बैठकर यूट्यूबर्स का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब जो भी कभी कभी बॉलीवुड का बिजनेस कर लेते हैं. आपने डायरेक्टली अमेरिका जाकर बिजनेस किया, आपने एम्स्टरडेम में बिजनेस किया. फिर हम एकदम चौंक गए कि यार ये कौन है आदमी. आपने वो धोनी का 148 184 मार दिया था उस उन मोमेंट्स में. और फिर हमें लगा कि डेफिनेटली वी हैव एन एंटरप्रेन्योर इन आवर हैंड्स. और मेरी वाइब बिजनेस में यही है कि मुझे नेक्स्ट विराज और नेक्स्ट रणवीर ढूंढने कि अगला एंटरप्रेन्योर कौन आएगा, अगला एंटरप्रेन्योर कौन बनेगा. पर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मतलब वो पाथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, और वो हर इंसान के बस की बात नहीं होती है. एंड इट्स ओके. बहुत इमोशनली ट्रॉमेटिक होता है, बहुत प्रेशर होता है उस बात पे. पर इन 3 सालों में आपने क्यों मंकी का साथ दिया? आपको ये क्यों लगा कि मैं और कोई कंपनी में नहीं जाऊं, यहीं बैठकर अपना करियर बनाऊं? लाइक व्हाट वाज योर थिंकिंग? अगर मैं एक लाइन में ये बोलूँ, जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछने के पहले बोला कि जो ट्रस्ट और लॉयल्टी जो फ्लिप साइड में आपने मेरे लिए चीज़ें सोची थी, आपने विराज ने, कि ये शायद फ्यूचर में हमारा धोनी बन जाएगा, वो चीज़ कभी आपने इतने दिनों में मेरे को सामने से नहीं बोला. उसके भी रीजंस होते हैं, बट मुझे वो पहुंचा था आपसे सपोर्ट के वे में और दूसरी चीज़ों में. प्लस मैं जब भी आया था इधर पे काम करने, जब भी मैं आपको देखता था या मैं किसी से भी सुनता था, एक कहावत मेरे को बहुत अच्छी लगती थी कि सर हमेशा आसमान में रखो, जो भी ड्रीम्स देख रहे हो वो क्लाउड से ऊपर, बट पैर हमेशा ज़मीन पे. वही चीज़ मैं लेके घुसा था कि यार थोड़ी उसमें ग्रीडीनेस भी थी कि मेरे को मेरे जो ड्रीम्स है मेरे को अचीव करने हैं. एक सर्टेन सेट ऑफ ड्रीम्स लेके आया था, बट फॉर द बिगनिंग मैंने जो मुझे दिया गया मैं वो कर रहा था, उसमें मैंने प्रूव किया. थर्ड कैंपेन जैसे आप बोल रहे हो थोड़ा बड़ा स्केल पे चला गया, बट जो चीज़ मेरे को यहाँ रोकी है वो थी फोर्थ कैंपेन जब मैं खुद करने निकला बिजनेस. एक 19 साल के बच्चे पे इतना भरोसा करना, वो चीज़ मेरे को आज तक रोकी है कि अगर उनने मेरे को तब भरोसा किया, अब तो फिर भी हम लोग बहुत आगे आ गए हैं यार. और जब हम एक दूसरे को अब पार्टनर्स बोलते हैं, अब वैसे बात करते हैं, तो वो एक अलग ही लेवल का कॉन्वर्सेशन होता है हमारे बीच में. नाउ वी नो दैट हम सब प्रोफेशनल्स हैं, बट वो टाइम पे वो लेवल का ट्रस्ट दिखाना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी. एक नॉर्मल कैसे बोल सकते हो, इंटरेस्ट से जो बच्चा आया था अंदर काम करने, उसके लिए बच्चा, क्योंकि हाँ तभी मैं 19 साल का ही था. और उतना लेवल का ट्रस्ट अगर कोई बड़े लोग जो इंजीनियरिंग करके निकल गए हैं, आपके जितना बड़ा यूट्यूबर दिखा रहा है मेरे ऊपर, वो चीज़ मेरे को बहुत दिल से अच्छी लगी थी कि हाँ ये लोग हैं, ये सही में भाई हैं. अगर ये मुझे भाई बोल रहे हैं, ये सही में भाई हैं. और तब से लेके आज तक आप ही देख रहे हो कि हमारा साथ अभी तक बना हुआ है. एंड अब तो यार देयर इज नो लुकिंग बैक. तो आई वांट टू आस्क यू कि एज अ कॉलेज स्टूडेंट क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि आपने दोनों कॉलेज और करियर को साथ में मैनेज किया. और ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ करियर सस्टेन किया, आपने बहुत ग्रो किया 3 सालों में. मतलब जितनी ग्रोथ आम कंपनी में शायद 6 साल 9 साल में होती है, आपकी ग्रोथ उतनी 3 साल में हो गई. और आप कॉलेज में थे. बिल्कुल. तो आप कॉलेज स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे इस चीज़ के बारे में, हाउ टू बैलेंस स्टडीज, कॉलेज लाइफ, जो भी अटेंडेंस बिल्कुल वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ? बिल्कुल. तो अगर आपने 10 वीडियो किए ना इंजीनियरिंग के, उसमें से 9 वीडियोस में आपने एक वर्ड मेंशन किया है
जिस पे सबको चलना चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो जुगाड़। आपको ये स्मार्टली रिकॉग्नाइज करना है कि क्या चीज़ मेरे को जो प्रॉब्लम्स में डाल सकती है, उसके पैरेलल में क्या ऐसी चीज़ कर सकता हूँ जो शायद मुझे वो टारगेट जोन से हटा दे। टीचर्स के टारगेट जोन Yes. जो भी। अब अगर आप वैसे बंदे हो जो पढ़ाई में थोड़े कम हो या असाइनमेंट आपको लिखना पसंद नहीं है, आपको ऐसी चीज़ें ढूंढनी है, ऐसी वीक पॉइंट्स, ऐसे पेन पॉइंट्स थोड़े हर जगह रहते हैं, वो चीज़ें ढूंढ के आपको वो गैप जो रहता है वो फिल कर देना है। जैसे कि मैं बहुत ट्रांसपेरेंट रह के मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा। मेरे कॉलेज में बहुत सारे फंक्शंस होते रहते थे, काफ़ी तरह के क्रेडिट्स देने पड़ते थे कॉलेज को, सब होता रहता था। मुझे पता था वहाँ ग्राफिक डिज़ाइनर की कमी है। कोई सब इंजीनियरिंग बच्चे हैं, सबको टेक्निकल नॉलेज है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं, कोई ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर में है नहीं ज़्यादा। हमारा कॉलेज तो ऐसा था जैसे आपको पता है स्पोर्ट्स ना ही कुछ होना है, कुछ भी नहीं है हम लोग के कॉलेज में, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई वही करते रहो, आओ कॉलेज जाओ। एक बिल्डिंग सही पड़ी थी। मेरे को पता था क्या लूप होल्स है, क्या क्या नहीं है। वो स्किल्स मैंने कॉलेज में रहते रहते डेवलप कर ली, जो आज तक मेरे साथ ये प्रोफेशन में मुझे हेल्प कर रही हैं। जैसे कि मुझे पता था मेरे को मीडिया में घुसना है, मेरे को पता था कि फ़ोटोशॉप मेरे को सीखना ही पड़ेगा। अब फोटोशॉप मैं 3 साल बाद भी सीख सकता था, बट मैंने वो 1 साल में सीख लिया, क्योंकि मेरे को पता था कि कॉलेज में बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं, कोई पोस्टर बनाने के लिए बंदा है नहीं। अब मैंने 2nd ईयर में ही पोस्टर बनाना चालू कर दिया कॉलेज के लिए। मैंने सीधा हेड्स को अप्रोच किया, मैंने बोला सर मुझे टीम में नहीं आना, आप मेरे को टीम में मत लो, मेरे को क्रेडिट्स नहीं चाहिए आप मेरे को। और मैं बहुत फ्रैंक था ये बात के साथ, मैंने बोला आप मेरे को बैक एंड में सपोर्ट कर देना, अटेंडेंस और ये सब, क्योंकि सर मैं इंटर्नशिप करने निकल रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है ये सब, मैं आपको दूसरी चीज़ों में हेल्प कर दूंगा। ऑफ कोर्स गालियाँ पड़ी गाली पड़ी पहले। कोई सामने सामने आपको ये नहीं बोलेगा कि चल हाँ मैं तेरे को मदद कर दूंगा, ऐसा कुछ है ना। बट जब मैंने ये चीज़ चालू की, मेरे इधर टॉक्स हो रहे हैं, लकीली एक बार आपका था, आपका भी पोस्टर मैंने ही बनाया था। मतलब डीजे लोगोस, हाँ, आप जब टॉक्स के लिए आते थे या कोई और स्पीकर आ रहा है, सारा मैंने अपने ऊपर ले लिया कि सर मैं रात भर जाग के आपके लिए स्टैंडीज बनाऊंगा, सर मैं रात भर जाग के आपके लिए जो भी बन रहा है पोस्टर्स वो बनाऊंगा, आप बस मेरे को हेल्प कर देना जब मेरा टाइम आएगा। तो उन्होंने कंसिडर किया वो मेरे से बनाते थे। और जिस दिन मैं उठ के बोलता था, जब मैं देख रहा हूँ मेरे डेस्क के नीचे मुझे विराज शेठ का कॉल आ रहा है, मैं समझ जाता था अब टाइम आ गया निकलने का। और एक तो हम हार्बर लाइन वाले, हमारे लिए एक ही ट्रेन होती थी वापस आने को विले पार्ले से। अब मुझे पता है 12:22 की ट्रेन निकल रही है, 12 बजे विराज का फोन आ रहा है, तो अब इम्पोर्टेंट है मेरे को निकलना। उस टाइम मैं हाथ उठा देता था सर, और शाउट आउट टू वो सर उन्होंने मेरे को कभी रोका नहीं वो चीज़ के लिए। उन्होंने मेरे को हमेशा बोला कि ठीक है आयुष निकल जा, मतलब ठीक है यू कैन लीव। और वो चीज़ को मैं बहुत मानता हूँ। ये किस एक चीज़ की वजह से, जुगाड़ वर्ड। मैंने वो स्किल्स डेवलप की, मैंने वो चीज़ देखी, अपने लूप होल्स ढूंढे कॉलेज में कि क्या चीज़ में अभी कॉलेज लैक कर रहा है। सिंपल सी चीज़ कि यार सब टेक्निकल बंदे हैं, किसी को एक्स्ट्रा करिकुलर का पता ही नहीं। और हमारा जो फेज था, जहाँ मैं 2nd ईयर में पहुँचा था, जब आप निकले हो कॉलेज से, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट डीजे सांगवी, आप एक क्रेज छोड़ के गए कॉलेज में, राइट, कि टेक्निकल के बाहर भी एक दुनिया है। मैं इस चीज़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो जब मैं डीजे सांगवी में था, आई लव दैट कॉलेज, मतलब मुझे बहुत कुछ दिया है वो कॉलेज ने। बट मेरी लाइफ उन 4 सालों में बहुत मुश्किल थी, क्योंकि तभी आई फील के एनवायरनमेंट बहुत अलग थी वहाँ। तब स्टार्टअप को भी एनकरेज नहीं किया जाता था। आई थिंक आपके टाइम में, जब मैं कॉलेज से निकल गया, तब आपका फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, और आपके 4 सालों में एनवायरनमेंट थोड़ी बदल गई कि स्टार्टअप्स को भी एनकरेजमेंट दी जाती थी। जब मैं था तो स्टार्टअप्स को डिस्करेज किया जाता था, और मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल थी कॉलेज में। तो जब मैंने कॉलेज छोड़ा, बहुत खुन्नस के साथ छोड़ा था, गुस्से के साथ छोड़ा था कि मैं इस कॉलेज को दिखाऊं। बाद में फिर मुझे पता चला कि इस कॉलेज ने मुझे क्या क्या दिया लाइफ के लिए। जुगाड़ सिखाया है, एम्बिशन सिखाई है। आई लव डीजे सांगवी। बिल्कुल। और जो भी हम आपके साथ करना चाहते हैं, अगर मैं ये आपको MS धोनी बनाना चाहता हूँ, तो वो क्यों है? बिकॉज आई फील कि किसी ने मुझे
वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी और मुझे खुद का पाथ बना. मुझे पहले गांगुली बनना पड़ा खुद से. बिल्कुल. और फिर अभी मैं धोनी भी बना सकता हूँ, जहीर खान बना सकता हूँ. और अभी हमने एक्चुअली डीजे सांगवी से और बहुत ज़्यादा लोगों को भी रिक्रूट किया. और 2021 में हम एक्चुअली डीजे सांगवी जा रहे हैं रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए. क्या बात है. हाँ, तो ये मेरे लिए ऑनेस्टली बहुत बड़ी बात है कि 6 साल बाद आई एम रिटर्निंग टू कॉलेज एज अ रिक्रूटर. बहुत सही. तो बट जो आप कह रहे हो ना, ये मेरे लिए एक ज़माने में एक सपना हुआ करता था कि कोई डीजे सांगवी का स्टूडेंट निकलेगा जो ये कहेगा कि आपने कुछ कर दिया हमारे कॉलेज के लिए. एंड ऑनेस्टली हमारे कॉलेज की ज़्यादा आई फील लेगेसी थी. कुछ 2-3 स्टार्टअप्स निकले थे कॉलेज से, बट नॉट कंपेयर टू अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस. और जब मैं दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से बात करता था तो वो लोग थोड़ा डीजे सांगवी को लेकर हंसते थे. आई होप कि मंकी और बियर बाइसेप्स ने वो डीजे सांगवी की इमेज बदल दी है. बहुत ज़्यादा. स्टार्टअप वर्ल्ड में तो काफ़ी. जब हम चारों का नाम लिया जाता है ना कॉलेज के बाद निकलने के बाद, जैसे मुझे मेरे डिपार्टमेंट का पता है. विराज कितना साल हुआ है विराज को निकले? 2. ऑलरेडी वो 2 बार टॉक दे चुका है. मैं जब अपने ग्रेजुएशन के लिए गया था, सारे दोस्त तो चलो ठीक है यार, दोस्त अपने अपने में रहते, बट जब HOD ने मेरे को अपना डिग्री देते हुए जो बोला था ना, आई एम प्राउड ऑफ यू, भले ही मैं पॉइंट नहीं ला पाया उतना, बट जो वो आई एम प्राउड ऑफ यू निकला ना सर के मुंह से, वो चीज़ में समझ में आता है कि कितनी मतलब जैसा हमें जो करना था क्वालिटीज़ पे काफ़ी जज किया गया हमें, हम चारों को. और जब हम बाहर निकले एंड वी वर सो प्राउडली रिप्रेजेंटिंग आवर कॉलेज कि हाँ मैं डीजे सांगवी से हूँ, हाँ मैं डीजे सांगवी से हूँ. जब भी हम जाते हैं, जुहू में रहते हैं, हम हमेशा मेक श्योर करते हैं भले ही 4 बजे हम जाए, झलक होती है, विराज होता है, हम चारों एक ग्रुप फोटो तो लेते ही हैं कॉलेज के बाहर और रिप्रेजेंट करते हैं. वी मेक श्योर दैट वी पोस्ट अ स्टोरी और वी राइट सम वर्ड्स अबाउट डीजे सांगवी, क्योंकि यार बहुत कुछ दिया है. जैसे हम घुसे थे, मेरे को नहीं पता आप क्या सोच के वहाँ घुसे थे, बट मैं एक चीज़ सोचा था कि सारे अगर मेरे को इंजीनियरिंग करनी है ना, अगर मेरे मम्मी पापा बोल ही रहे हैं ना, तो मैं तो ऐसे कॉलेज में जाऊँगा जहाँ थोड़ा अलग माइंडसेट के भी लोग दिखें. सिर्फ पढ़ाई 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 ना हो यार. और डीजे सांगवी एक बेस्ट चॉइस दिखी थी मेरे को. तो जब मैं वहाँ गया था, मैं तो यही मेंटालिटी के साथ गया था कि भाई स्टार्टअप्स यार, भाई बिजनेस यार, यहाँ मेरे को लोग मिलेंगे प्रॉपर जिनसे मैं बिजनेस डिस्कस कर सकता हूँ, जिनसे मैं पैसों की बात कर सकता हूँ, ना कि वही कंडक्टर वो सब मेरे को नहीं करना. राइट. तो वो लोग मेरे को मिले. अब जैसे आप बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, आपके निकलने के बाद वहाँ पे एक अलग ही वेव चालू हो गई थी कि यार क्रिएटिव वर्ल्ड इज़ द फ्यूचर एंड इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव. अब उसके बाद में जैसे आपने बोला कि काफ़ी रिक्रूट्स भी हमारे मंकी से आए हैं और आप जा रहे हो ड्राइव के लिए. एक बात मैं सही में बोलना चाहूँगा कि जो हमारे 2 फेमस रिक्रूट्स है, अनदर पीपल फ्रॉम मंकी, महिमा एंड ऋषिता. राइट. ऋषिता आज डीजे सांगवी का फर्स्ट एवर सोशल मीडिया पेज लीड करती है. और महिमा इज़ नोन फॉर हर कॉन्टेंट, इज़ नोन फॉर द वर्क शी हैज़ डन इन द क्रिएटिव वर्ल्ड वर्किंग विद अस. तो ये भी जो जेम्स हैं, इनने भी कहीं ना कहीं वो छाप छोड़ी है कि हाँ, whoever has joined Monkey or entered the creative world, it's a very important field. और कॉलेज ने भी कहीं ना कहीं वो समझा है कि उनने वो स्टेप्स उठाए कि हमें भी ऐसा सिस्टम बनाना है कॉलेज में. राइट. नहीं, थोड़ी ऑफ वाइब लाना चाहूँगा इस कॉन्वर्सेशन में. आप डेफिनेटली बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, पॉजिटिव बातें कर रहे हो. मुझ पर बहुत ज़्यादा थूका गया था जब मैं निकला था कॉलेज से. लाइक ऐसी चीज़ें सुनी है, मैं आपको बता भी नहीं सकता. मतलब एवरीथिंग फ्रॉम ट्रेनर बन गया, बहुत कुछ सुना है मैंने. मुझे बहुत रोना आता था पियर बाइसेप्स के फर्स्ट ईयर में. बहुत रोता था मैं कि मेरा पूरा कॉलेज मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा. फ्रेंड सपोर्ट करते थे. और मतलब आई रिमेंबर कि मैं आई थिंक 1 महीने के बाद, ग्रेजुएशन के 1 महीने के बाद कॉलेज भी गया. टीचर्स ने भी थोड़ा सा सुनाया मुझे, पर फिर 1 साल बाद जब गया सिचुएशन बदल गई. फिर थोड़ा वो रिस्पेक्ट चेंज होने लगा और लोग ये भी कहने लगे कि ठीक है करते जा जो कर रहा है. फिर देन वी गॉट कॉल्ड फॉर टॉक्स अगेन. अभी वाइब अलग है, बट आई जस्ट फील कि मान लो ये हमारी डीजे सांगवी की बात हो रही है. बिल्कुल. देश के हर इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसी बात नहीं होती है. तो अगर आप इफ फॉर द लिसनर्स, अगर आप भी बहुत चीज़ों का सामना कर रहे हो, लोग बहुत चीज़ें कह रहे हैं आपसे, ये पॉडकास्ट का मोटिव ये नहीं है कि हम डीजे सांगवी को चढ़ाएं. ये पॉडकास्ट का मोटिव ये है कि आपको एक स्टोरी बताए कि हाँ ये भी पॉसिबल है इंडिया में.
और अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार ये बॉम्बे का कॉलेज है, ये दूसरे कॉलेजेस में नहीं होता है, ट्रस्ट मी यहाँ भी वही सिचुएशन हुई थी जो शायद आपके कॉलेज में आज हो रही है। तो मैं बस वो चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा। बट बैक टू तिवारी ब्रोस, वो हमारी इंटरनल जोक है, उनको मैं तिवारी ब्रोस बुलाता हूँ। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि हर जगह, हर इंजीनियरिंग कॉलेज, अब कितने इंजीनियरिंग कॉलेज है यार देश में, और हर जगह ऑफकोर्स आप अगर एक इंजीनियरिंग कॉलेज घुस रहे हो तो सर्टेन रेपुटेशन हर कॉलेज की है कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। टेक्निकल हमेशा एक इम्पोर्टेंट रहता है, बट जैसा हम स्टडीज़ देख रहे हैं इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, काफ़ी लोग वैसे भी घुस रहे हैं इंजीनियरिंग में जो अब समझ चुके हैं कि यार फ्यूचर इज समथिंग एल्स, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें करनी ही नहीं है इंजीनियरिंग, बट अब उन्हें फोर्स किया जा रहा है बिकॉज इंजीनियरिंग हैज़ बिकम दैट स्टैंडर्ड, राइट। अब उन लोगों के लिए तो यार मतलब द ओनली गेट अवे इज वही कि अपॉर्चुनिटी, यार जो चीज़ में इंटरेस्ट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी लोग ये बोलते हैं, आपके कमेंट सेक्शन में भी देखा है, जब हम वीडियो करते हैं मंकी पे तो हमने भी देखा है कि काफ़ी लोग लिखते हैं कि मैं पहचानूं कैसे कि मेरे को क्या करना है। इट्स सिंपल, मतलब वो कहीं आपको बाहर से कोई आके बताने नहीं वाला, वो आपको खुद ढूंढना है। आपको बस आजू बाजू देखते रहना, आपने एक दिन तो एक चीज़ तो ऐसी मिल ही जाएगी जो आपको बताएगी कि इसमें मेरे को यार इंटरेस्ट है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग छोड़ के पायलट के जॉब में घुस जाते हैं, पायलट बनना है उन्हें। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जैसे क्रिएटिव वर्ल्ड में घुस जाते हैं। बस वही है, एक स्पार्क ढूंढना अपने अंदर जो कोई और तो बताने वाला है नहीं, आपका है। जो एक्टिविटी करके आपको ये लगे कि हाँ यार ये एक्टिविटी करके ना मुझे वो असली वो फीलिंग फील होती है कि यार हाँ मुझे मजा आ गया। बिल्कुल, एक्टिविटी करने के बाद आपको ये नहीं लगता कि अभी काम किया, ये लगता है कि फक बहुत मजा आ गया। बिल्कुल ये आई थिंक आपके लिए और विराज के लिए एजेंसी वर्ल्ड में, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में वो वाइब मिली आपको, मुझे वीडियोग्राफी में मिल गई। बिल्कुल। पर आई वांट टू आस्क यू कि पर आई वांट टू हाईलाइट वन थिंग। लोगों ये लगा कि हम अगेन खुद को बहुत ज़्यादा चढ़ा रहे हैं कि ये किया वो किया। हमारे खुद के दिमाग में हमें आयुष को, मुझे, विराज को, झलक को हमेशा यही लगता है कि हमने सिर्फ 1% अचीव किया। जो करना है आगे सही में बहुत कुछ करना है। मतलब हमने इंटरनली थोड़ा डिस्कस किया कि 5 साल बाद हमें यहाँ पहुँचना चाहिए, 10 साल बाद हमें यहाँ पहुँचना चाहिए। आपको क्या लगता है कि हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? आई नो वी विल बी बिलियनर्स इन 10 years। और मुझे ये भी पता है कि ऐसे टारगेट करना ना वो भी गलत है, ठीक है, कि ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मुझे इंटरनली पता है। बिल्कुल। एंड ये इसे कुछ भी बुला लो, इसे बुला लो कि आप 27 साल के हो, ये आपका यूथ है जो बात कर रहा है, जो भी कहना है कहो, मुझे उतना कॉन्फिडेंस है बिकॉज मुझे हमारे वर्क एथिक के बारे में पता है। पर और मैंने आप पर भी, मेरे को याद है 1 साल पहले या 1.5 साल पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला था कि आयुष अगर तू धोनी है तो हमें वहाँ पहुँचा तू। एंड आई नो कि आप में भी वो कॉन्फिडेंस है कि आपको भी इंटरनली पता है कि हाँ 10 सालों में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऑन व्हाट बेसिस आप ये चीज़ कह रहे हो कि आपको क्यों लगता है कि 10 सालों में हम वहाँ पहुँच जाएंगे? ये तो यार 3 साल हुए हैं हमें। जैसे हमने स्टार्ट की थी चीज़, अगर वो से आज तक का हम ग्राफ देखें, जैसे आप बोल रहे हो कि 1% किया है, हाँ, बट वो 1% में भी जो चीज़ हम नई से स्टार्ट कर रहे हैं वो भी काफ़ी ग्रॉसिंग है, राइट। वो भी काफ़ी बिल्ट हुआ है ओवर टाइम। अब हम 4, अगर हमारा डिस्कशन हो रहा है, मैंने जैसा सबका स्टडी किया है, हम लोग 4 साथ में काफ़ी टाइम गुजारे हैं, और जैसा मैंने देखा है कि हम वो घोड़े हैं जिनके ऐसा लगाते हैं ना, वो लगा हुआ है, हॉर्स विजन है। हमने एक एक चीज़ पकड़ ली है और हम भागते जा रहे हैं वो चीज़ पे, राइट। सो वो गोल, एंड गोल कैसे कैसे होते हैं यार, शॉर्ट टर्म गोल्स, एक लॉन्ग टर्म गोल रहता है, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि 10 बिलियन और वॉट एवर इज़ द मनी, वो हमें एक 10 साल बाद अचीव करना है। दैट्स आवर लॉन्ग टर्म गोल, राइट। वो विजन हमने लॉन्ग टर्म के लिए प्लान की गई है, उसको ब्रेक डाउन करके हम शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते जाते हैं, जो हमने ये 3 साल में भी बनाए। हमारा गोल था हमें एक ऑफिस में शिफ्ट होना है, हमारा गोल था यार प्रभादेवी में रहेंगे क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट स्पेस है मुंबई की। ऐसे छोटे छोटे गोल्स थे हमारे जो हमने सारे अचीव किए, राइट। अब मूविंग फॉरवर्ड भी वो 10 years की जर्नी में हमारे पास काफ़ी गोल्स हैं। जैसे मेरा है कि मेरे को म्यूज़िक कंपनी, म्यूज़िक मार्केटिंग कंपनी धीरे धीरे करके बड़ी बनाते जानी है। झलक इज़ गोइंग टू रूल द टेक वर्ल्ड। उसने अपने अपने शॉर्ट एक गोल्स बना के रखे हैं। आपका गोल तो यार आप बताते रहते हो कि कैसे आपको इंडिया को चेंज करना है।
विराज के सारे लोगों को पता है उनके इंस्पिरेशन क्या है और उसे क्या करना है। तो हमने हमारे 10 साल की जो जर्नी है वो शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड किया है, एंड ऑफ कोर्स आवर मेन एम बिकम्स दैट 10 ईयर का गोल। बट वो अचीव करने के लिए हमें पता है कि शॉर्ट टर्म पहले करते रहना है यार, वापस सोचो ऊपर बट फीट जमीन पे, और वो करते रहो, बिल्कुल काम करते रहो। कहीं भी वो एक स्टॉपेज, सबके काम करते करते ऑफ कोर्स एक टाइम ऐसा आता है जब लगता है कि यार थोड़ा ब्रेक ज़रूरी है, जो हम चारों ने अपने पॉइंट ऑफ लाइफ में लिया है कभी ना कभी, कि यार एक हफ्ते के लिए मैं बाहर हूँ, अब कॉल मत करियो, राइट। वैसा लेके हमने ये मेक श्योर किया जो भी हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स है ना, हम वो अचीव करें। हम काफ़ी ऑर्गेनाइज चल रहे हैं, और यही मैसेजिंग, यही जो भी नया स्टार्ट कर रहा है, अगर मेरी एज से कोई चालू कर रहा है तो मैं तो उसको सही में ये बोलूँगा, क्योंकि अगर तुमने 19 साल की उम्र पे एकदम ही एक बड़ा सपना रख लिया और फिर यार वही अचीव करना है, हाँ आप हो एकदम ही, मतलब आप सोच रहे हो, आगे का सोचना चाहिए वैसे, बट इफ़ यू डोंट हैव शॉर्ट टर्म गोल्स लाइंड अप इन द पाइपलाइन, अगर आप वो अचीव करते करते धीरे 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 करके एक स्टेप नहीं बढ़ रहे हो, तो शायद प्रॉब्लम होगी, जो हमने कभी नहीं की अपने साथ में। हमने मेक श्योर किया कि एक गोल रखो, अचीव करो, मूव टू द नेक्स्ट। जो भी काम दिया गया है अच्छे से करो। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज़ आपको हाईलाइट करनी चाहिए, और वो है नेगेटिव साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जो हम ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें कह रहे हैं, बिल्कुल, देयर इज ऑल्सो अ पे बैक, यानी कि आपको भी 100%। कोई चीज़ के साथ पार्ट करना पड़ता है, आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, आपको अलग अलग चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, रिलेशनशिप्स को दूर हटाना पड़ता है इन सम मोमेंट्स, जैसे वो TVF पिक्चर्स में दिखाया कि उनका ब्रेकअप हो जाता है या जो भी। बिल्कुल। तो ये डार्क साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हुए आप कोई ऐसी 3 चीज़ों का हाईलाइट कर सकते हो जो लोगों को पता नहीं है? मतलब बाहरी दुनिया को एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी दिखती है, ग्लैमरस दिखती है, असलियत क्या है? असलियत तो वापस जब मैं अपनी एज ग्रुप की बात करूं, जब मैंने स्टार्ट किया, दिल को जो सबसे ज़्यादा चुभती थी ना चीज़, वो था मम्मी पापा कैसे जवाब देंगे किसी को। अब मैं ऐसी फैमिली से निकल रहा हूँ जहाँ पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैं 10th तक टॉप मार रहा हूँ, 12th में टॉप मार रहा हूँ, पर इंजीनियरिंग में एकदम से मैं बोल दिया, हाथ उठा दिया कि मेरे से नहीं हो रही पढ़ाई यार। पहले 1-2 साल मेरे को वो चीज़ लगी कि एंटरप्रेन्योर बन रहा है मेरे को, तो नहीं जम रहा था घर पे कि नहीं बॉस, तू 2 साल 4 साल कर ले, MBA निकल रहा है तू उसके बाद कर जो तेरे को करना है, बट तुझे डिग्री लानी है घर पे। वो चीज़ जब मैंने बोली घर पे, सबने अच्छे से एक्सेप्ट किया वो चीज़, टाइम लगा बट एक्सेप्ट किया। बट बाहर से जो लोग पूछते हैं, जब मैं देखता था कि कॉल पे मम्मी को क्या बोलना पड़ रहा है, पापा को क्या बोलना पड़ रहा है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा दिल को चुभती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरे मम्मी पापा मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे, वो कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे, या ऐसा कुछ हो रहा है। बट नहीं, आज मुझे समझ रहा है कि वो लोग कॉन्फिडेंट थे वो टाइम पे, बट जब उनकी टोन और सामने वाले के टोन पढ़ते थे ना कि अरे आपका ये क्या है, मंग एंटरटेनमेंट क्या है, ये कौन सी कंपनी है, इवेंट्स में मीडिया क्या कर रहा है ऐसा, तो वो जो चीज़ थी वो दिल को बहुत चुभती थी। बट गॉड्स लक, आज प्राउडली बोलते हैं वो जब किसी को निकलने बोलते हैं, तो एक वो चीज़ होती है कि फैमिली वर्सेस आउटर वर्ल्ड कैसा होने वाला है, क्योंकि हम तो यार फेस कर लेते हैं, हमें क्या, हमें कोई पूछे हम बोल दे कि भाई छोड़। ये भी इंजीनियरिंग की देन है, इंजीनियरिंग की टफनेस देता है। यस बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके लोग तो दोस्त आपके सपोर्ट किए, हमारे तो दोस्त भी वैसे सपोर्ट नहीं करते थे। बट हाँ ये चीज़ थी कि वर्ल्ड वर्सेस पेरेंट्स, ये चीज़ काफ़ी चुभती है। सेकंड मैं ये बोलूँगा कि भले ही वो आपका रिलेशनशिप हो या दोस्त हो, काफ़ी टॉन्ट्स पड़ते हैं यार, काफ़ी टॉन्ट्स पड़ते हैं। जब पता नहीं, या तो मेरे बैचमेट्स वैसे थे या मेरे रिलेशनशिप्स वैसे थे, जहाँ मेरे को सीधा बोला गया था ये कि क्या तू स्टार्टअप चालू कर, क्या स्टार्टअप में जा रहा है तू, कितना कमाएगा, तेरा ईयरली इनकम क्या है, पैकेज क्या मिलने वाला है। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं 40-50 साल के बूढ़ों से बात कर रहा हूँ जब वो मेरे को ऐसा बोलते थे, जबकि वो मेरे साथ वाले लोग थे, राइट। तो मुझे लगता था समझेंगे भाई ये लोग अगर मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ तो, बट नहीं, मुझे यही टॉन्ट्स मिलते थे कि क्या करेगा,
तेरे को लगता है फ्यूचर है इसमें, प्रॉपर 40-50 साल के बुड्ढे। तो मैं जब उनको बोलता था कि यार मतलब हम लोग साथ रह चुके हैं यार, क्या ये क्या बात हुई कि मतलब तू मेरे ऊपर ऐसा कैसे डाल रहे हो तुम लोग एकदम से। तो वो भी चुपता था कि आपके साथ मैं एक फ्यूचर देख रहा हूँ और आप मेरे को सामने से बोल रहे हो कि बॉस तेरा फ्यूचर है ही नहीं। नॉट जजिंग ऑन द रिलेशनशिप, जजिंग ऑन द वर्क। वो एक पॉइंट हुआ लाइफ में जब ही समझा कि ओ देयर आर सर्टेन डिविजन्स टू लाइफ, है ना, कि भाई रिलेशनशिप्स, वर्क, प्रोफेशनल लाइफ, पहले तो सब मिक्स रहता है यार कॉलेज वो बिल्कुल कॉलेज में एक बबल रहता है कि हाँ ठीक है प्रोफेशनल लाइफ करनी है, शादी हो जाए, कुछ तो हो जाए, तभी इतनी अकल नहीं। बट जब सब साथ में होने लगता है तब समझ आता है ओ ओके ये फैक्टर भी होता है, ये रेशियो भी होते हैं लाइफ में। और जब वो चीज़ में चुभाया जाता है, दोस्त का सपोर्ट ना होना या रिलेशनशिप उस चीज़ों की वजह से टूटना, जैसे आपने कहा, वो एक चीज़ बहुत वापस दिल को गंदी लगती है। और सबसे वर्स्ट एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप इसमें वेरी कॉम्पिटिटिव स्पेस टू बी इन। इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया, चलो यूट्यूब ले लो आप, इसने काफ़ी होम ग्रोन एजेंसीज बना दी हैं, ठीक है। एवरीवन हैज़ गॉट दैट पावर कि मैं यार एजेंसी चालू कर सकता हूँ, राइट। काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल है, काफ़ी है, जैसे आप भी सिखाते हो, काफ़ी लोग इंस्पायर होकर अपना अपना चालू कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग डैम गुड, दे आर डूइंग वेरी गुड। व्हेन वी गेट मैसेजेस ऑन लिंक्डइन कि भाई प्लीज़ मेरे को चेक कर लो यार, मेरे पास इतना अच्छा रोस्टर है, मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा रेवेन्यू इतना गया है। 19-20 साल के बच्चे जब ये टेक्स्ट करते हैं, हम लोग जब जाकर देखते हैं तो सही में वो लोग कर रहे हैं, सही में हमें समझ में आ रहा है कि यार इट्स अ कॉम्पिटिटिव स्पेस, तुम्हें जल्दी से जल्दी कुछ नया सोचना होगा टू गेट अवे फ्रॉम दिस। अब सेकेंड पार्ट ये होता है कि ये कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से काफ़ी हेट मार्केट में सर्कुलेट होने लगती है, काफ़ी पॉलिटिक्स। एंड वी नो फॉर अ फैक्ट कि मीडिया बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स विद द क्लाइंट्स, विद द, बिकॉज वी आर इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, हमारा इन्फ्लुएंसर्स के साथ रिलेशन होना और क्लाइंट्स के साथ जो आपस में काम करने वाले, हम तो ब्रोकर हो जाते हैं, राइट। बट इन दोनों को अपने ब्रोकर के ट्रस्ट में रखना वो सबसे टफ काम माना जाता है। और ये दो नेटवर्क को तोड़ने के लिए बीच में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। तो इनको डॉज करना, काफ़ी हेट, काफ़ी पॉलिटिक्स होता है यार, कि मतलब तेरे बारे में उसने ऐसा बोल दिया जबकि बोला भी नहीं गया है। छोटी छोटी लेवल जो नॉर्मल माइन्यूट चीज़ों पे होती है वो भी काफ़ी होना पड़ता है, तो वो डॉज करना पड़ता है। और एक और चीज़ की, आपको अगर पता है कि अगर कंपटीशन है तो आपके दिमाग में और आपकी खुद की टीम के साथ हमेशा स्ट्रैटेजी चलती रहती है कि हाउ कैन वी बी अहेड ऑफ कंपटीशन। बिल्कुल, जो इस पॉडकास्ट पर ऑफ कोर्स हम बात नहीं करेंगे उन चीज़ों के बारे में, 100% बिल्कुल नहीं। वो चीज़, क्योंकि विराज और मेरा डिपार्टमेंट काफ़ी हद तक सेम हो जाता है, क्योंकि वी डील विद टैलेंट्स ऑल्सो और क्लाइंट्स ऑल्सो। कई हद तक हमारे सेम टैलेंट्स भी हो जाते हैं, सेम क्लाइंट्स भी हो जाते हैं, राइट। अब द टाइम वी स्पेंड टॉकिंग टू ईच अदर, जो हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि कैसे ये सब चीज़ें डॉज करके हमें एक चीज़, हमारी एक वैल्यू पे हमेशा स्टिक करना है, दैट इज़ बीइंग एथिकल। वो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है और हमने काफ़ी टाइम लगाया है ये पूरी एक प्लान बिठाने में कि कैसे तुम्हें टैलेंट से भी अपना बनाए रखना है, क्लाइंट से भी, और जो भी बीच में है उन्हें कैसे एलिमिनेट करना है। तो वो स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं हम दोनों ने धोनी को देखते हुए सीखी है। जैसे धोनी पे आपने देखा होगा, आप बोलते हो धोनी, आपने देखा होगा कि धोनी पे जब वो वर्ल्ड कप की टीम डिसाइड कर रहा था और उसने एकदम से सचिन ये सब लोगों को अलग कर दिया था, तो कितने लोग बीच में आए थे कि यार ये क्या है, सीनियर खिलाड़ियों को निकाल दिया। इट वाज नथिंग बट कंट्रोवर्सीज। उसे पता था, उसने अपनी टीम से बात किया था, उसने सिलेक्टर से बात किया था कि मेरे को कैसी टीम चाहिए, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। एंड ऑफ कोर्स द टीम, ही लेड द टीम टू विन द वर्ल्ड कप, राइट। बट वही है, बीच में बैठे हैं लोग, कीड़े करते रहेंगे, कैसे उन्हें डॉज करना है। वापस थ्रो बैक टू आवर फर्स्ट पॉइंट कि यार लॉयल्टी और अपने बीच की अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है टू सर्वाइव। जो भी आपके पहले ब्रोज हैं उनके साथ बना के रखो, क्योंकि इवन इफ़ यू आर फॉलिंग डाउन समवेयर, आपको पता है वो आपको उठाने के लिए रहने ही वाले हैं हर जगह। तो ये 3 चीज़ें हैं। वन तो ऑफकोर्स मेरी एज स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ, पेरेंट्स को समझाना, कॉलेज में रहते हुए पेरेंट्स को समझाना। सेकेंड, यार जिनको तुम क्लोज मान रहे हो, अगर वो तुम पे भरोसा नहीं कर पा रहे तो वो आपके क्लोज बडीज़ नहीं है।
आपको वो टिप्स दे सकते हैं बट आपके अगेंस्ट नहीं जा कोई सकते। भी जो भी आपको डीमोटिवेट करेगा ना, उनसे दूर हट जाओ। ये बहुत बिल्कुल, सिंपल स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल। मुश्किल चीज़ है कहने को, सुनने को, 100%। बट प्लीज रिमूव द पीपल हु बीइंग नेगेटिव। 100%। वो सेकंड चीज़ है। थर्ड चीज़ यही है कि इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। आई तो फिर भी नो अबाउट द मीडिया वर्ल्ड, बट व्हेन आई रीड, जब मैं पढ़ता हूँ कि दूसरी जगह क्या चल रहा है, अंबानी के फिगर्स जब मैं पढ़ता हूँ, वो भी इन अ वे एंटरप्रेन्योर, उनके फिगर्स जब मैं पढ़ता हूँ, और ये तो बहुत बड़ी लेवल पे चीज़ें हो रही है यार। अभी तो हमें 10 साल बाद शायद हम उधर होंगे, बट वहाँ पे भी पहुँचने, वहाँ उतने लेवल पे उतना कंपटीशन चल रहा है, तो आप सोचो माइन्यूट लेवल पे कितना है। तो वो सबको ओवरकम करने के लिए जो आप स्ट्रेटेजीज बिठा रहे हो, वहाँ पे आप काफ़ी पिन पॉइंट आपको होगा जहाँ पे आप डिफ़िकल्टीज फेस करोगे। बट या एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट ओवरकमिंग दोस एंड हाउ यू विन। लोगों को अक्सर ये लगता है कि मंकी बहुत ग्लैमरस ऑर्गेनाइजेशन है, पर मंकी में जो मैं कहता हूँ थोड़ा साइकोनेस भी होता है। As in, बिल्कुल। ये जो लोगों की टीम बनाई रखी है, सचिन, जो भी, सौरभ, बिल्कुल। धोनी, बिल्कुल। हरभजन, जहीर, जो भी, बिल्कुल। उन सभी में थोड़ा साइकोनेस है, पागलपन है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो स्पेशली मतलब जो जिन लोगों के साथ आपने ओरिजिनली स्टार्ट किया था, हाँ, हाँ। हमारे पुराने ऑफिस में, हाँ, हाँ। आप कोई ऐसे पागलपन को हाईलाइट करना चाहोगे ताकि स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप का एक और पर्सपेक्टिव मिल जाए बिल्कुल। कि क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे सोचना पड़ता है। बिल्कुल। और सिर्फ अगर आपने उसी तरह सोचा तभी ही आपको ग्रोथ मिलेगी, या तभी ही बिल्कुल। आपको प्रोग्रेस होगा आपके बिल्कुल। करियर में। तो आप पागलपन को हाईलाइट करोगे? बिल्कुल। मैं तीनों के, एक्चुअली 3 जन के साथ मैंने काम किया था, मैं तीनों की एक एक चीज़ बोलता हूँ। विराज का पागलपंती था, उसकी घड़ी शायद वीकेंड पे आती ही नहीं थी। दिन भर वो बंदा ऑफिस में बैठा रहता था। मैं अगर रात को 12 बजे, मेरा पागलपन चढ़ रहा है कि आज मुझे 12 बजे अमेरिका में रीच आउट मारना है किसी को, मेरे को ऑफिस आना पड़ेगा, मुझे पता है विराज रहना ही है, मेरे को एक कॉल करना है और विराज लैपटॉप पे लगा हुआ है। वो उसका पागलपन, 24/7 ही इज़ डेडिकेटेड। झलक का पागलपन, शी ओवरकेम ऑल द ऑड्स। ट्रेन छोड़ना, आपका जो काम चल रहा है दुबई से वापस आना, ये सब चीज़ें वो पागलपंती के फाइटिंग अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। थर्ड चीज़ नील की एक पागलपंती, द हंगर फॉर ग्रोथ। जब वो आया था, जैसे आपने मेंशन भी किया है, जब वो आया था नॉर्मल काम कर रहा था, थोड़ा कॉरपोरेट वर्ल्ड से आया था, वो भी कॉरपोरेट ही था। कॉरपोरेट से वो बंदा, जो नॉर्मली कैसा होता है यार, स्टार्टअप से वी कन्वर्ट इनटू अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट, बट वो बंदा कॉरपोरेट वर्ल्ड से आ रहा है 4 साल काम करके, और एकदम से फिर स्टार्टअप जोन, गैराज में काम कर रहा है। गैराज में काम कर रहा है। उसे कुछ नहीं लग रहा, अडाप्ट कर लिया, क्योंकि वो उसकी पागलपंती थी। उसे भी कहीं ना कहीं आगे जाके उसने देखा हम लोग सब लोग का एनर्जी लेवल्स, और उसे भी वो चीज़ें करनी थी कि यार ये लोग क्या, ये क्या हो रहा है यार, एकदम से क्या पेस आने लगा जैसे ही हम लोग सब ज्वाइन कर रहे। उसने भी वो छड़ी अपनी जादू की फिर स्टार्ट की, और जो कन्वर्जन था उसका पागलपंती की वजह से, फ्रॉम अ कॉर्पोरेट टू अ स्टार्टअप गाय, और फिर उसके बाद जो उसने अपना बिजनेस, अपना रिटेनर, जो उसको बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ रिटेनर बिजनेस, जो उसने अपना पूरा एक विंग खड़ा किया है यहाँ पे, जो आज सर्विस कर रहा है 3-4 क्लाइंट्स को, वो उसकी पागलपंती थी। तो दैट हंगर फॉर ग्रोथ, ये 3 चीज़ों का, विराज नॉन स्टॉप क्लॉक, झलक गोइंग अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, थर्ड नील की पागलपंती फॉर ग्रोथ, ये 3 चीज़ें यार आप अपने में ही एक एक क्वालिटीज़ हैं, पॉइंट डाउन, जॉट डाउन पॉइंटर्स हैं ये, जो इट्स वेरी एसेंशियल व्हेन यू कम टू अ न्यू मार्केट, राइट। और यही एक सक्सेसफुल स्टार्टअप की एक हाईलाइट है। बिल्कुल। कि बेसिकली एक कंपनी क्या होती है, एक कंपनी एक घर होता है जहाँ लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, और कंपनी वही चीज़ बनती है जो वो लोग उसे बनाना चाहें। मतलब जो वो लोग डिसाइड करेंगे, हाँ हम यहाँ अपनी खुद की लाइफ लेकर जाएंगे, बिल्कुल वहीं वो कंपनी जाएगी। तो जो भी उस स्टार्टअप के की मेंबर्स होते हैं, उनके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, वो पूरे के पूरे स्टार्टअप में ट्रिकल डाउन होने लगते हैं। जैसे आई ऑल्सो फील कि बियर बाइसेप्स के कुछ कोई ट्रेट्स मंकी में ट्रिकल डाउन हुए हैं। 100%। ये कंसिस्टेंसी, ये वो कंसिस्टेंसी हमने सीखी यूट्यूब की दुनिया से, कि नहीं वो वीडियो डालते रहना है, 2 वीडियो हर हफ्ते डालते ही रहना है। बिल्कुल। और वो कंसिस्टेंसी फिर मंकी के वर्क एथिक में हो गई। एक और थिंग आई फील जो बियर बाइसेप्स ने मंकी को दिया है कि डू नॉट सेलिब्रेट विन्स अ लॉट। बिल्कुल, कि अगर कुछ अच्छा हुआ, Yes. ठीक है, नो प्रॉब्लम, यस, नेक्स्ट चीज़ क्या कर रहे हैं हम लोग। यस, इस चीज़ पे सही बता रहा हूँ। आज ही सुबह मेरी और विराज की डीएम से बात हो रही थी।
कि विराज यार इम्पैक्ट 30 अंडर 30 हो गया यार, हम लोग टॉप बूटस्ट्रैप एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड जीत लिए, सब हो रहा है यार. आई लाइक हाउ वी आर ग्राउंडेड स्टिल, कि हम इतना भी शोबाजी नहीं कर रहे हैं सिवाय इस पॉडकास्ट में. हाँ, हम इतना भी वैसा नहीं कर रहे हैं कि यार जैसे वी हैव नोटिस्ड के मीडिया में लाइक इफ़ यू वांट टू ग्रो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ पीआर, सब पीआर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, शोबाजी करनी पड़ती है फॉर मोर बिजनेस. बट आप जैसे देख रहे होगे काफ़ी ग्राउंडेड यार, मतलब हाँ अगर कुछ हुआ है जैसे आप बोल रहे हो हमें वो क्वालिटी मिली है कि डू नॉट सेलिब्रेट एवरी विन ऑफ योर्स, क्योंकि आगे इन स्टोर काफ़ी है जिसमें हमें और एनर्जी लगने वाली है टू सेलिब्रेट, राइट. तो वो वैल्यू सही में ऐड हुई है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अगर आज हमारा हुआ है, हमारा एक ग्रुप बना है, वी हैव अ गुड कॉल ओवर देयर, वी मेक श्योर टीम साथ में सेलिब्रेट कर रही है. इट्स नॉट द वर्ल्ड, वी आर नॉट फोर्सिंग द वर्ल्ड टू सेलिब्रेट विद अस. टीम साथ में सेलिब्रेट की, हेड्स अप, मूव टू अनदर टास्क. कल से वापस वही टीम डेस्क पे बैठी है और काम कर रही है. ऐसा नहीं कि हो गया निकल लिए सब, वैसा कुछ नहीं हो रहा. तो सही बात है. आई फील कि कोरोना वायरस के दौरान बहुत सारी बिजनेसेस बंद हो गए हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद हो गए हैं. बिल्कुल. आई फील कि इसी चीज़ की वजह से मंकी नॉट ओनली सर्वाइव्ड बट ग्रू ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन. 2020 मंकी के लिए, बियर बाइस के दोनों के लिए बहुत बड़ा साल था. बिल्कुल. एनीवे, आप अभी अगले 10 सालों में क्या क्या चीज़ें करना चाहोगे म्यूजिक इंडस्ट्री में? कुछ छोटी सी हाईलाइट दे दो. आपने एक कंपनी स्टार्ट करी है, बिल्कुल, हाई पिच. यस. गोल्स क्या है आपके? गोल सिंपल सा है यार, मुझे वर्ल्ड की, अगर मैं सही में ऐसा बोल रहा हूँ, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, मेरे को वर्ल्ड की बिगेस्ट म्यूज़िक मार्केटिंग कंपनी बनानी है. अब ये इंस्पिरेशन मेरे में कहाँ से आया? इट वॉज थ्रू वर्किंग थ्रू अ डिफरेंट कंपनी जिसने मेरे को काफ़ी कुछ स्टार्ट में, जहाँ मैं फर्स्ट इंटर्नशिप किया था. मंकी से पहले एक कंपनी में मैंने जहाँ इंटर्नशिप की थी, उस चीज़ में मुझे काफ़ी नो अबाउट जानने मिले कि कैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री चलती है यार, अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, मार्केटिंग क्या होता है. अभी तक मैं सिर्फ वो एक बच्चा था जो ईयरपॉड्स लगा के सिर्फ गाने सुन रहा है और मज़े ले रहा है. मैं तो गया था वैसे ही कि चलो और 2 आर्टिस्टों को गाने सुनने मिल जाएंगे नए नए, मैं वैसे व्यू से गया था. बट मेरे को काफ़ी टेक्निकलिटीज़ दिखी, ठीक है. वही व्यू पॉइंट लेके मैं आया था कंपनी में भी. जब आप बोल रहे हो कि अमेरिका क्यों गया यार, एम्स्टर्डम क्यों गया, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इंडिया हैड द बिगेस्ट मार्केट जहाँ पे कोई कुछ कर ही नहीं रहा है यार. सबको यहाँ ग्रो होना है, इतना बड़ा लिसनर्स बेस है, यहाँ पे लाओ यार उनका गाना प्रमोट करो, सबको तो अच्छा लगता है यार. कितने तो हम स्टार्ट हमारा टेम्परेचर से हुआ है, सब वहाँ से गाने सुन रहे हैं, अभी तक एंजॉय करते हैं, राइट. अब लोगों को पसंद है वैसे गाने सुनना, लाओ उन्हें प्रमोट करो. वो व्यू को लेते जब पहला जो हमारा कैंपेन जैसा हुआ था, उसके बाद से मैंने ये डिसाइड किया था कि देखो, साइड बाय साइड टैलेंट मैनेजमेंट वॉज माई पैशन, विल ऑलवेज स्टे माई पैशन. मोस्ट ऑफ माई इंस्पिरेशंस आर फ्रॉम द टैलेंट मैनेजमेंट स्पेस. वो मेरा एक इंस्पिरेशन और पैशन रहेगा ही. बट उसके साथ ही में ना मेरे को म्यूज़िक मार्केटिंग भी करते रहनी थी फॉर द सॉन्ग्स आई लाइक. जैसे अगर मैं कोई गाना सुन रहा हूँ, जैसे हम प्लेलिस्ट एक्सचेंज करते रहते हैं, हर रात चालू रहती है हमारी वो बात, वैसे ही मुझे चाहिए था कि 10 लोग और सुने वो गाने, राइट. तो वो चीज़ करने के लिए मैंने एक सोचा कि नहीं यार, म्यूज़िक मार्केटिंग करना ज़रूरी है. पीपल शुड गेट टू नो अबाउट द सॉन्ग्स, इधर का है कि बाहर का है, जो भी है. वो व्यू पॉइंट को लगते 2 कैंपेन हुए, 3 कैंपेन हुए, स्लोली एक रेपुटेशन बनते गई. आज पता नहीं हम कितने कैंपेन कर चुके हैं, प्लेलिस्ट पूरी रेडी है जिसमें सारे अपने कम से कम 50 गाने हो गए रहेंगे, अच्छे खासे गाने. वो चीज़ जब हुई तो एक दिन वापस सेम विराज को कॉल गया विराज से डिस्कस हुआ कि भाई अब स्टेप आ गया है, इट्स नाउ टाइम वी मेक इट अ सेपरेट एंटिटी, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू टैलेंट मैनेजमेंट चल रहा है, आई वॉन्ट टू बिल्ड ब्रांड्स आउट ऑफ माई टैलेंट, वो मेरे को करना है. बट अब म्यूज़िक मार्केटिंग को भी स्केल अप करना है, आई वॉन्ट टू गो इंटरनेशनल. ये मेरा उसके साथ कॉन्वर्जेसन था. उसने मेरे को एक ही चीज़ बोली कि भाई तेरे मेरे वेवलेंथ बहुत मैच होते हैं, हमने भी ट्राई किया है, हमें भी करना है, हमें भी जाना है कहीं वो साइड में, कर ले तू, देखो जो करना है, जो रिसोर्सेज चाहिए ले ले और बिल्ड इट.
वो एम को लेते हाई पिच बना. आज हाई पिच एशिया पैसिफिक सारे कंट्रीज़ में टैलेंट्स के साथ, सॉन्ग्स के साथ काम कर रहा है. बट एंड गोल वही रहेगा वो कंपनी के साथ कि बॉस जो भी बड़े गाने निकल रहे हैं, जो भी गाने हिट है, आपकी प्लेलिस्ट तक हाई पिच के थ्रू पहुंच रहे हैं. वो है एम वो कंपनी का. बस वही बिल्ड कर रहे हैं. नहीं, डेफिनेटली जो भी आपने गोल सोचा है खुद के लिए वो आप अचीव करोगे, ये आई कैन बेट ऑन यू. लाइक अगर मेरे 5 साल के करियर में मैं ये सोचूं कि एक कोई बंदा ऐसा जिसने मेरे साथ काम किया जिस पर मैं खुद का पैसा लगा सकूं, इफ आई हैड टू बेट ऑल माय मनी ऑन वन पर्सन, आई वुड बेट इट ऑन यू. थैंक यू सो मच. और आपको ये पता है कि मैं सच कह रहा हूँ. बिल्कुल मैंने आपसे कहा है काफ़ी बार कि मुझे आपकी कैपेबिलिटीज़ पता है काफ़ी बार. और मुझे ये भी पता है कि आपको ये बोलने के बाद आप ये इस चीज़ को लेकर एरोगेंट नहीं होंगे. बिल्कुल नहीं. आप इनफैक्ट और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे. वो आपकी एक ट्रेट है. बिल्कुल. फाइनल सेक्शन पॉडकास्ट का, इस पॉडकास्ट का फाइनल सेक्शन है स्पोर्ट्स रिलेटेड मोटिवेशन. आप मेरे जैसे काफ़ी पागल हो स्पोर्ट्स को लेकर, स्पेशली बास्केटबॉल और क्रिकेट. बिल्कुल. तो मतलब लोग अक्सर ये चीज़ समझ नहीं आती कि स्पोर्ट्स से आपको मोटिवेशन कैसे मिलती है. एंटरप्रेन्योरशिप में स्पोर्ट्स से कैसे आप रिलेट कर सकते हो. हमें तो एक आईपीएल टीम खरीदनी है एट सम पॉइंट, पर वो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा हूँ. बिल्कुल. मैं बात कर रहा हूँ एज अ कॉलेज स्टूडेंट या एज अ यंग एंटरप्रेन्योर. बास्केटबॉल, क्रिकेट या जो भी स्पोर्ट्स, फुटबॉल बिल्कुल में से आपको क्या सीखने को मिलता है? यार हर गेम में हर प्लेयर की, हर टीम की अपनी एक एक स्टोरी रहती है. पर्सनालिटी रहती है. ये स्टोरीज पर्सनालिटी कई हद तक क्यों इंस्पायर कर जाती हैं, और यही मेन फैक्टर है जो एंटरप्रेन्योरशिप से भी रिलेट करता है. काफ़ी लोग रैक्स टू रिचेस जाते हैं. भले ही वो टीम हो, रीबिल्ड के बाद एक टीम बनी हो आपकी, रैक्स टू रिचेस गई. 1983 स्टोरी वाज अ रैक्स टू रिचेस फॉर इंडिया ऑल्सो. काफ़ी बार ऐसा हुआ है. काफ़ी स्टोरीज हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, और अब जब नए नए स्पोर्ट्स डिस्कवर करा रहा है बड़ा भैया, तब पता चल रहा है कि काफ़ी जगह ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ से हम इंस्पिरेशन ड्रू कर सकते हैं. और ये ऐसी स्टोरीज होती हैं जो हम सही में फील कर पाते हैं. काफ़ी कुछ ऐसा जो लिखा है बुक्स में, ऑफकोर्स वो भी इंस्पिरेशनल होता है, बट दी स्टोरीज आर विच यू कैन रिसर्च ऑन. वो बंदा अभी तक है तुम्हारे सामने, अभी तक शायद खेल रहा है क्रिकेट. धोनी फॉर दैट मैटर, राइट. डेरिक रोज फॉर दैट मैटर, जिसके बारे में आप काफ़ी बताए हो हमें. तो ये लोगों को आप देखते हो, और जब आप उनकी पूरी जर्नी के बाद वाला इंटरव्यू सुनते हो ना, जब उनकी आंखों से भी आंसू गिर रहे हैं, वहाँ पे आपका वो कनेक्ट होता है, वहाँ पे आपका इंस्पिरेशन पहुँचता है. क्योंकि जो गोल उसने देखा था, आप शायद दूसरे जोन में वो गोल देख रहे हो. अगर धोनी को, इंडिया को नंबर 1 टेस्ट टीम, जो भी सब चल रहा है, आपका वर्ल्ड कप्स जिताने थे, कप्स घर लाने थे, वो उसने किया. और जब वो रिटायर हुआ इतना सॉफ्टली, कुछ नहीं, इंस्टाग्राम पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ व्यूज़ कम टाइम में लाना और पूरी कंट्री को रुलाना, ऐसा इजी बात नहीं है ना वो. तो ये सब स्टोरीज जो हैं, ये सब कनेक्ट जो हैं, काफ़ी इंस्पायर कर जाती हैं सबकी अपनी अपनी फील्ड में. बिकॉज देन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इट एज योर गोल ना, कि मतलब हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा सेट ऑफ गोल्स है, मुझे भी वो अकम्प्लिश करना है. वो स्टोरीज. और प्लीज़ बास्केटबॉल को भी हाईलाइट कर दीजिए. बास्केटबॉल के बारे में क्या बोलूँ. विराज शेट अगेन मैं लाना चाहूँगा उसको कॉन्वर्सेशन में. बहुत गुस्सा आया था मेरे को एक दिन उस बंदे के ऊपर, क्योंकि मैंने उसको डीएम किया, सॉरी ये बोल रहा हूँ मैं, बट कि यार ये रणवीर एनबीए को इतना हाइप क्यों करता है यार, क्या है ऐसा ये गेम में, बाहर के लोग खेल रहे हैं, हम क्यों देखे यार एनबीए. उसने मेरे को बोला था, ब्रो इट्स अ गुड स्पोर्ट. और मैं सोचा पहले गाली लिखूं कि भाई तू मेरा साथ दे यार, मैं कुछ लिख रहा हूँ, मेरा साथ दे. बट ही इज़ लाइक ब्रो इट्स अ गुड स्पोर्ट. तो मैंने बोला ठीक है, मैंने डबल टैप कर दिया मैसेज. दिन निकल गए, अब लॉकडाउन चल रहा है. मैं बोला कि चलो रणवीर का नया एपिसोड आया है पॉडकास्ट का, सुनूं मैं. और मैंने उसमें रणवीर को मस्त वायलेट जैकेट में, लेब्रॉन है बाजू में, स्टेफ करी है और जॉर्डन था. मैंने देखा, मैं पॉडकास्ट सुना, 18 मिनट का पॉडकास्ट सुन रहा हूँ मैं. चलते जा रहा है. लेब्रॉन की स्टोरी आपने पहले बोली उसमें. मैंने बोला यार सही में एक बंदा ऐसे एकदम से पूरी किधर से एक्रोन से आया बंदा, कहाँ करते करते
कितना कुछ हुआ उसके साथ में, और अब वो किधर है, किंग जेम्स, वो पार्ट ओनर ऑफ लिवरपूल एफसी, पार्ट ओनर ऑफ लिवरपूल एफसी। ये सब जो नॉलेज, ये आपने एग्जांपल देख लिया कैसे मुझे इंटरेस्ट ग्रो किया गया है। ये जो फेंकने वाली चीज़ होती है कि 1 फैक्ट 2 फैक्ट्स, ये चीज़ बहुत इंट्रिग करती हैं। सेकंड, स्टेफ करी आया उसमें। अब स्टेफ करी तो जब आपने बोली ना चीज़ कि मैं ये बंदे से बहुत रिलेट करता हूँ, 90% लोग जो वो पॉडकास्ट सुने होंगे उनने भी सोचा होगा यार स्टेफ करी मेरे जैसा बंदा है। काफ़ी लोग अपने आप को वीक मानते हैं, और जहाँ हमें नॉलेज नहीं थी वो चीज़ की, हम भी वीकली आए थे ये जोन में, और हम अंडरडॉग वाइब एग्जैक्टली। स्टेफ करी, उस दिन से मैंने काफ़ी रिसर्च करना चालू कर दिया। माइकल जॉर्डन एक ऐसा नाम था यार जो सबने सुना ही था, मतलब बड़े होते हैं, जैसे सचिन से अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ सेम वाइब होगा। मैंने माइकल जॉर्डन के बारे में सुना, बट मेरे को सही में गाली पड़ेंगी मेरे को ये चीज़ के लिए, बट मेरे को कई सालों तक पता नहीं था कि बास्केटबॉल रिप्रेजेंट करते हैं। पॉडकास्ट सुना मैंने, वो दिन के बाद मैंने बोला इन तीनों की स्टोरीज तो मैं पढ़ने वाला हूँ यार, जो भी है। स्टेफ करी सबसे पहला बंदा मैंने स्टोरी पढ़ी, और सही में यार एकदम से लीग को चेंज कर देना वो आपके 3 पॉइंटर शॉट्स के साथ, वो चीज़ काफ़ी सही लगी। लेब्रॉन का जब मैं पढ़ के गया हूँ ना इंस्टाग्राम पे, मैंने फर्स्ट पोस्ट देखी जहाँ पे उनने किसी का एनिमेशन शेयर किया था कि आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द रीस्टार्ट, एंड माई बॉडी इज़ हीलिंग, आई एम गोइंग टू किक एवरीवन हु इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी। वो सब चीज़ें पढ़ के मैं बोला क्या ये क्या एटीट्यूड है भाई, मतलब क्रिकेट में तो यार नॉर्मल टिकटॉक बन रहे, यहाँ पे ऐसा सीन है, और यहाँ पे ऐसे क्या लोग जान पे खेल रहे हैं एक दूसरे की। उस दिन से मैं वहाँ गया रात को, हर 12 से 2 के बीच में मैं हर वीडियो देखता था, टॉप 10 के बाद मैंने स्टोरीज देखना चालू की। फिर एक दिन मेरे हाथ पड़ गए गेम पे NBA 2K, ओहो, उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। ये भी इंस्पिरेशन मेरे को मेरे भाई ने दी, और भाई ने क्या बोल के दी कि जा सुन ले यार, गाना बहुत अच्छा है, प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है उधर की, ट्रैविस स्कॉट, ये सब सुनने मिलेगा। और जब सही में मैंने हेडफोन्स लगाए, ट्रैविस स्कॉट का गाना सुनते सुनते फर्स्ट गेम खेला, भाई उससे बढ़िया गेम मैंने नहीं खेला। लोगों को लगता है कि फीफा इज द एपिटोम ऑफ स्पोर्ट्स गेमिंग, 2K उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। 2K एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि उसमें बहुत रियलिस्टिक फीचर्स, वो तो डेप्थ में अपन नहीं घुसते हैं, क्योंकि वो बात करना चालू की है तो इट्स अ डिफरेंट ऑल टुगेदर सीन। बट यार 2K खेलने के बाद देयर वाज नो गोइंग बैक। फिर एक तो टाइम भी ऐसा था कि एकदम से रीस्टार्ट चालू हो गया। NBA कोरोना वायरस के पहले रूडी गॉर्बर्ट को सबसे पहले हुआ वहाँ पे, जैसे आपने बताया, वो भी एक मार्केटिंग टेक्निक थी स्मार्ट उनकी, बट जैसे उनको पहले हुआ, सबसे पहले स्पोर्ट्स लीग थी बंद होने वाली, और उसके बाद एकदम से टाइम ऐसा हुआ कि तभी चालू हुआ। अब मैं वो बंदा जो शायद ही सब्सक्रिप्शन लिया हूँ किसी चीज़ का, हम लोग वो बंदे हैं जो आपस में शेयर करके सब सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बट पहली बार मैंने NBA लीग पास खरीदा सिर्फ और सिर्फ 6 बजे उठ के NBA गेम्स देखने को। एक टाइम प्लेऑफ का ऐसा आया जहाँ मैंने रणवीर को फ़ोन किया है 6 बजे, और मैंने बोला कि भाई बटलर ने कम बैक, भाई ट्रिपल डबल हो गया। ही इज़ लाइक कि भाई ये सब मैं कॉलेज में करता था, क्या हो गया? एंड ही वाज शॉक्ड कि भाई तू एकदम से कहाँ देखने लगा ये सब। फिर रात भर हमारी भी कॉल्स चालू हुई, एंड दैट्स हाउ नाउ आई कैन से कि आई एम कम्प्लीटली इन्वेस्टेड, जस्ट बिकॉज ही इंस्पायर्ड मी विद फ्यू स्टोरीज। अगेन अच्छी स्टोरीज थी, और गेम सही में इंटरेस्टिंग लगा कि लोग यहाँ पे काफ़ी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यार, काफ़ी चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही हैं, दिल से खेल रहे हैं लोग, साइकोलॉजी के बारे में सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम कई बार IPL और NBA को कंपेयर करते रहते हैं एक दूसरे से, तो पहली जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि यार IPL NBA में, IPL में मुंबई का प्लेयर मुंबई के लिए नहीं खेल रहा है यार, अब दिल्ली का प्लेयर दिल्ली के लिए नहीं खेल रहा है यार। इमेजिन विराट कोहली प्लेइंग इन दिल्ली, वो वाइब मेरे को NBA में दिखी कि ठीक है, इवन दो देयर वर पीपल जो अलग अलग इधर से आ रहे हैं, बट उधर सीधा कॉलेज से आप टीम में घुस रहे हो यार, सीधा कॉलेज में से ड्राफ्ट होके आप एक टीम में खेल रहे हो, और मोस्टली कभी कभी ड्राफ्ट लॉटरी पे डिपेंड करता है, बट मोस्टली तो यार सेम जगह के होते हो। एक स्टोरी जो मेन कमबैक, बेस्ट कमबैक माना जाता है शायद NBA का, जितना मैंने देखा यूट्यूब पे, 2016 की स्टोरी जो मैंने पढ़ी थी लेब्रॉन की,
कि उसने अपना करियर स्टार्ट किया था क्लीवलैंड कैवलियर से, और जब वो निकला था जस्ट टू विन चैम्पियनशिप्स, अगेन इट्स ऑल यूट्यूब जहाँ से मैंने देखा है ये, जब मायामी गया था तो उसे बहुत गालियाँ पड़ी थी कि भाई क्या है ये, बट 2 साल चैम्पियनशिप्स जीतने के बाद, तीसरी साल जो भी हुआ, 4th ईयर जब वो वापस आया है 2016, कितने 3 साल लगे उसे वापस एक और चैम्पियनशिप जीतने में वहाँ पे, और जब उसने बोला वो डायलॉग, कौन सा आप बोलो, कि नाउ यू आर द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, बिल्कुल, और क्लीवलैंड खुद को बोला, हाँ खुद को कि अब तू चैम्प बन गया, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट, बिल्कुल रोते हुए, और जो रिपोर्टर इंटरव्यू ले रही थी वो भी रो रही थी, इतने इमोशंस एक गेम में, और फिर एंड वो इंटरव्यू का ऐसा हुआ कि क्लीवलैंड दिस इज फॉर यू, वो चीज़ जो थी कि भाई इतना अपने सिटी के लिए कि रो दिए तुम यार, रो गिर पड़ रहे हो। जैसे हमने इंडिया 2011 में सीन देखा कि हरभजन के आंखों से आंसू, युवराज जैसे सब हो गया, वो यहाँ पे सीजन जीतने के बाद हो रहा है यार। वो चीज़ हम लोग हमेशा डिस्कस करते कि आईपीएल में काफ़ी मिसिंग है यार। आईपीएल में अभी भी टाइम है काफ़ी, जैसे हम दोनों मुंबई इंडियंस कट्टर फैंस, हम हर दिन मैच देख रहे हैं, हम हर दिन डिस्कस कर रहे हैं, बट हर जगह पहुंचना वो अभी बाकी है कि हर इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए लोगों में। पर आई फील कि कोई भी एंटरप्रेन्योर को एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन चाहिए, जो भी हार्डकोर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, रॉनी स्क्रू वाला से लेकर सिड रॉय कपूर, हर एक का एक ऐसा एक्टिविटी होता है जहाँ उन्हें उस एक्टिविटी से उन्हें मोटिवेशन मिलती है। जैसे सिड रॉय कपूर के लिए मूवीज़ है खुद, बिल्कुल, इससे वो मूवी प्रोड्यूसर भी है, बिल्कुल। रॉनी स्क्रू वाला के लिए वॉर बुक्स है, बिल्कुल। आई फील कि विराज के लिए क्या होगा? विराज के लिए यार उसकी भी एक स्टोरी है, आई थिंक यू ऑफ कोर्स नो अबाउट इट, बट वो पॉडकास्ट में निकलेगी। उसका एक अलग इमोशनल टैंजेंट था फॉर डूइंग थिंग्स, काफ़ी मॉनेटरी चीज़ों को लेके, सो दैट्स डिफरेंट, बट उसका भी ग्रोथ है हंगर के लिए कि क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसका एक इंस्पिरेशन है। और काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पोर्ट्स से मोटिवेशन आती है, बिल्कुल। मेरे लिए स्पेसिफिकली नाइकी एड से, पता नहीं, बिल्कुल। और नाइकी बिल्ड कर रहे हैं हम लोग स्लोली, देखेंगे वो आप 2021 2022 में कुछ देखोगे, कुछ चीज़ें हो रही है। एनीवे, आयुष तिवारी, ये था हमारा पॉडकास्ट नंबर 1 आपके साथ। आपके सारे हैंडल्स नीचे लिंक किए गए हैं। जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, या जो भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? जल्दी से जल्दी अपना यार इंटरेस्ट ढूंढ लो। जितना लेट करोगे उतना ही बाद में तकलीफ होगी, बिकॉज ये वर्ल्ड इतना फास्ट मूविंग है कि आपको जो चीज़ करना रही रहेगा ना, आप उसमें धकेल दिए जाओगे यार। अगर जॉब को लेके या जो भी है, आपके रिलेशनशिप को लेके, अगर मैं स्पेसिफिकली एंटरप्रेन्योरशिप या जॉब के बारे में बात करूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब धकेल दिए गए हो वो चीज़ में, और 3 साल बाद वो चीज़ रियलाइज़ होगी कि यार मेरे को शायद वो दिन पे वो डिसीजन ले लेना चाहिए था। मेरे डैड हमेशा यही बोलते कि रियल लाइफ 3 इडियट्स नहीं होता बेटे, बट इतना सब होके देखने के बाद आज वो भी शायद वो डायलॉग से डिफ़र कर जाएंगे कि हाँ, टैक्सी अगर खड़ी है तो जाके पकड़ लो भाई, क्योंकि वो टैक्सी निकलने के बाद बॉस इट्स गोइंग टू बी टफ। तो वही है, जो आप सोच रहे हो प्लीज़ ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। आयुष तिवारी, थैंक यू ब्रो। अभी और बहुत कुछ करना है, बट देखेंगे। अभी इस साल में आई फील कि और बहुत सारे पॉडकास्ट रिकॉर्ड होने वाला है आपके साथ। थैंक यू ब्रो। थैंक यू सो मच।